Hey, hello everyone. So today we are back with another video of Java tutorials. So guys, आज हम जिस टॉपिक को देखने वाले हैं, लोग उसे अक्सर इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं. बट ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपको इस टॉपिक का नॉलेज है तो आप चीजों को फील कर सकते हो. सही सुना, फील कर सकते हो. सो गाइस, आज जिस टॉपिक का हम शुभारंभ करने वाले हैं वो है यूनिकोड एंड स्काई कोड. हम देखने वाले हैं कंप्यूटर्स एक्चुअली इंटरैक्ट कैसे करते हैं और यूनिकोड स्काई कोड में क्या डिफरेंस है और उनका क्या रोल है, और एट लास्ट हम देखेंगे हमारा जावा कौन सा कोड यूज करता है. सो गाइज, अगर अभी तक आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो कर लो और हाथों हाथ सब्सक्राइब भी कर लो. तो अब आते हैं अपने इस वीडियो पे. मेरा नाम है तारिक एंड लेट्स स्टार्ट. तो गाइज, अब चलते हैं अपने पीपीटी की तरफ. और इस पीपीटी को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगा है क्योंकि उन चीजों को ही रखना था जिससे कि आप चीजों को समझ जाओ और फालतू की चीजें रखने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे. और अगर मैं ऐसा कुछ पीपीटी नहीं बनाता और कुछ सीक्वेंस नहीं रखता तो शायद आप और मैं दोनों उलझ जाते उसके अंदर, क्योंकि ये टॉपिक है छोटा बट अगर आप इसकी अंदर की टर्मिनोलॉजीज देखोगे वो बहुत ही ज्यादा टफ है और उसके अंदर अगर आप डीप डाइव करोगे तो आप अंदर उलझते ही चले जाओगे. ठीक है, तो इसको चीजों को सिंपल रखना था और आपको समझ में भी आए वो भी देखना था. तो इस पीपीटी को बनाने में बहुत ज्यादा मुझे टाइम लग गया. तो गाइज, अब बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम इसको स्लाइड शो कर लेते हैं. सो गाइज, कुछ चीजें हैं जो कि हो सकता है आप जानते होंगे बट मैं फिर से एक बार बताना चाहता हूं. जैसे कि आप कोई भी इनपुट या फिर कोई भी कैरेक्टर एंटर करते हो तो वो सिर्फ एक सिंबल है. ठीक है, आप जो भी स्क्रीन पे देख रहे हो वो सिर्फ एक सिंबल्स है. ये सिंबल्स हमारे कंप्यूटर्स के लिए कोई भी सेंस नहीं बनाती है. ये सिंबल सिर्फ हमारे लिए है ताकि हम ह्यूमंस कंप्यूटर से इंटरैक्ट कर सके. कंप्यूटर सिर्फ एक ही चीज को जानती है, वो है जीरोस एंड वंस. जीरोस एंड वंस के लैंग्वेज को ही समझती है कंप्यूटर्स. सो गाइज, अब हमारे पास एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है कि हमारे एक तरफ है ह्यूमंस जो कि सिर्फ सिंबल्स को जानते हैं. ठीक है, सिंबल्स को यूज करती हैं कंप्यूटर से इंटरैक्ट करने के लिए, और दूसरी तरफ है हमारे कंप्यूटर्स जो कि सिर्फ जीरोस एंड वंस के लैंग्वेज को ही समझती है. अगर उनकी मेमोरी में कोई भी चीज हम प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो हमें फर्स्ट जीरोस एंड वंस में उन्हें कन्वर्ट करके देना होगा, तभी वो उसे प्रोसेस करेंगी, नहीं तो नहीं करेंगी. आइदर इट कुड बी नंबर, कैरेक्टर, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, कुछ भी होने दो, बट वो जीरोस एंड वंस में कन्वर्ट करके देना ही पड़ेगा हमें, तभी वो प्रोसेस हो सकती है. तो ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो है हमारे लिए, और इसे कैसे डील करेंगे, इसका सोल्यूशन क्या है वो देखते हैं. तो गाइज, इसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है. हम जो भी कैरेक्टर या सिंबल को एंटर कर रहे हैं उसे हम क्यों ना बाइनरीज में कन्वर्ट करके दे दे कंप्यूटर को. बस यही एक सोल्यूशन हो सकता है, और कोई सोल्यूशन तो हो नहीं सकता. तो उसके लिए मैंने समझो एक कैरेक्टर एंटर किया ए. अब इस ए को मैंने रिप्रेजेंट किया एक डेसिमल 65 में और इस 65 को कन्वर्ट किया मैंने बाइनरी में. अब आपके अंदर एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि भाई तूने डायरेक्ट ए को बाइनरी में क्यों नहीं कन्वर्ट कर दिया. तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर किसी नंबर को आप किसी चीज को अगर नंबर्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो एक नंबर होना जरूरी है. ठीक है, तो इसीलिए अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहता हूं, मतलब नंबर में कन्वर्ट करना चाहता हूं ए को, तो ए को पहले किसी एक नंबर से रिप्रेजेंट करूंगा, और इसीलिए हमने उसे रिप्रेजेंट किया एक डेसिमल में. अब डेसिमल में ही क्यों रिप्रेजेंट किया, क्योंकि डेसिमल जो है वो ह्यूमन से बहुत ज्यादा फैमिलियर है. ठीक है, ह्यूमंस डेसिमल को देखकर समझ सकते हैं चीजों को, तो इसीलिए हमने डेसिमल्स को यूज किया. अब इन सब चीजों को देखकर हमारे साइंटिस्ट एक सॉल्यूशन पे पहुंचे. उन्होंने क्या किया कि जितने भी हमारे सिंबल्स और कैरेक्टर्स थे उन्हें एक डेसिमल वैल्यू असाइन कर दिया और एक टेबल ही बना दिया. ठीक है, ये टेबल हमारा फर्स्ट एग्जिस्टेंस में आया 1963 में, और ये फेमस हुआ एज एन स्काई टेबल, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. ठीक है, अब इस टेबल के क्रिएशन के बाद चीजें बहुत ही ज्यादा आसान हो गई. सिंबल्स और कैरेक्टर्स को अपना एक रिप्रेजेंटेशन मिल गया इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स. अब नंबर्स को नंबर्स में कन्वर्ट करना बहुत ही ज्यादा इजी हो गया. ठीक है, सो गाइज, ये एक हमारे पास डायग्राम है जिससे कि हम पता करेंगे कि कैसे एक्चुअली में हमारा एक इनपुट प्रोसेस होता है हमारे सिस्टम के अंदर. सो गाइस, समझो हमने एक इनपुट एंटर किया ए. ठीक है, अब ये हमारे इनपुट और सिस्टम के बीच में हमारा जो सिस्टम के अंदर हमारा जो स्काई टेबल है उसने देखा कि ए आया है और ए का जो स्काई वैल्यू है वो है 65. तो इसने वो 65 उसे दिया टेबल से निकाल के. अब ये गया हमारे डिकोडर के पास. डिकोडर ने बोला अच्छा 65, ठीक है, 65 को मैं बाइनरी में कन्वर्ट, डिकोडर हमारा बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा होगा बेसिकली. ये 65 को बाइनरी में कन्वर्ट करके दे देगा किसे, सिस्टम को. ठीक है, तो ये आ जाएगा सिस्टम के पास बाइनरी में कन्वर्ट होके. अब सिस्टम देखेगा, प्रोसेस करना होगा, जो भी करेगा, फिर ये एज अ बाइनरी इसे रिटर्न कर देगा. ठीक है, एज अ बाइनरी इसे रिटर्न कर देगा. अब ये बाइनरी हमारा जाएगा एनकोडर के पास. एनकोडर देखेगा इसे अब डेसिमल में कन्वर्ट करना है. एनकोडर का काम है कि इसे डेसिमल में कन्वर्ट करे, तो ये डेसिमल में कन्वर्ट कर देगा एज एन 65. अब ये हमारे
स्काई टेबल से होते हुए हमारे आउटपुट पे आएगा। स्काई टेबल में 65 मतलब ए, तो ए हमारा हमें दिख जाएगा। तो इस तरह से कोई एक इनपुट या फिर आप जो भी एंटर करते हो वो आपका प्रोसेस होता है बाय यूजिंग स्काई टेबल्स। अब स्काई टेबल्स के कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि स्काई टेबल सिर्फ 128 डिफरेंट कैरेक्टर्स को ही रिप्रेजेंट कर सकती है, ठीक है। और यहाँ पे ये जिस भी कैरेक्टर या फिर सिंबल को रिप्रेजेंट कर रही है वो हमारे इंग्लिश के कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। बट बाकी के लैंग्वेजेस और बाकी के सिंबल्स का क्या, ठीक है, उनको भी तो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आज इतना वास्ट हो गया हमारा कंप्यूटर सिस्टम के हम बहुत सी लैंग्वेजेस में इसे इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो उन चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें स्काई टेबल्स में कोई जगह नहीं थी। तो उस चीजों को ही ओवरकम करने के लिए हमारा इन्वेंट हुआ यूनिकोड। और यूनिकोड में आप बिलीव नहीं करोगे 150 से ज्यादा लैंग्वेजेस को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, और इसमें आप 1,45,000 के अप्रॉक्स कैरेक्टर्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, इंक्लूडिंग इमोजीज, ठीक है। और ये कुछ कैरेक्टर्स एनकोडिंग, एक सेट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स एनकोडिंग पे वर्क करता है, जैसे UTF-8, UTF-16, UTF-32। अब ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, इसलिए मैं बोलूंगा आप इसे यहीं पे छोड़ दो। आगे की स्लाइड में हम देख रहे होंगे कि इसके बीच में क्या डिफरेंस है और हम इसे क्यों यूज करते हैं। सो गाइज, अब क्वेश्चन आता है कि हमारा जावा क्या यूज करता है। तो हमारा जावा यूनिकोड सिस्टम को यूज करता है, ठीक है। और यूनिकोड सिस्टम को क्यों यूज करता है, इसका आंसर है हमारे इन दो प्रॉब्लम्स के अंदर। पहला प्रॉब्लम यह है कि हमारा कोई एक पर्टिकुलर कोड, ठीक है, अब वो कोई भी कोड हो सकता है, स्काई कोड हो सकता है, या फिर स्काई के टाइम पे ही और भी कोडिंग स्टैंडर्ड्स थे, जैसे कि ISO था वेस्टर्न यूरोपियंस के लिए, KOI था रशिया में यूज हो रहा था, KOI 8, और बिग 5 जो कि चाइना में यूज हो रहा था, और बहुत से स्टैंडर्ड्स उस वक्त डिफाइंड थे। तो समझो कि एक पर्टिकुलर कोड किसी भी स्टैंडर्ड का, अगर वो कोड 01 समझ लो, उस कोड को हम ले लेते हैं 01, और एक इंग्लिश का अल्फाबेट है, ठीक है, कोई, और एक हिंदी का अल्फाबेट है, वो दोनों अल्फाबेट को वो सेम कोड 01 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये था कि हम बहुत से जो हमारे कैरेक्टर्स थे उनको तो हम रिप्रेजेंट कर देते थे सिंगल बाइट्स में, बट बहुत से कैरेक्टर और सिंबल्स ऐसे भी थे जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 या 2 से ज्यादा बाइट्स की जरूरत पड़ती थी, और इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकता था सिर्फ यूनिकोड सिस्टम। इसलिए हमारे जावा ने अडॉप्ट किया यूनिकोड सिस्टम को, ठीक है। इसलिए आप जावा में कभी भी कैरेक्टर्स का साइज देखोगे तो वो 2 बाइट देखने के लिए मिलेगा आपको। और एक बात इसमें मैं बता दूं कि यूनिकोड, हमारा जो जावा यूनिकोड यूज करता है वो UTF-16 को यूज करता है। वो क्या है हम नेक्स्ट स्लाइड में अभी देख रहे होंगे। सो UTF-8, UTF-16 और UTF-32 बेसिकली 3 तरह के UTF हैं हमारे। उनके बीच में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। UTF मतलब यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट होता है, ठीक है। और ये जो मैंने टेबल उठाया ये यूनिकोड के खुद के वेबसाइट से उठाया मैंने। अभी आपको वहां पे चल के मैं दिखाऊंगा कि आपको कोई भी डाउट है अगर यूनिकोड के रिलेटेड, या कोई भी चीजें आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना चाहते हो, तो आप वहां जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत ही अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन वहां पे दी गई है। पहले हम UTF-8, 16 और 32 के बीच में डिफरेंस देखते हैं। जो UTF-8 है वो जो कम से कम जो बाइट्स पर कैरेक्टर वो लेती है वो 1 बाइट होता है, लेकिन UTF जो 16 है वो 2 बाइट्स ले रही होती है कम से कम। जो उसका अपर लिमिट है वो है 4 बाइट्स, ठीक है, और UTF-16 का भी है 4 बाइट्स, लेकिन जो सब कम से कम है वो है 2 बाइट्स का 16 में, और UTF-8 में है 1 बाइट। मतलब कोई भी एक कैरेक्टर को अगर आपको कम से कम बाइट में रिप्रेजेंट करना है तो UTF-8 में आप 1 बाइट से रिप्रेजेंट कर सकते हो, UTF-16 में आप 2 बाइट से ही रिप्रेजेंट कर सकते हो, मतलब 2 बाइट से कम में नहीं कर सकते हो। और इसी चीज को अडॉप्ट करने के लिए हमारे जावा ने यूनिकोड को यूज किया, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 16 बिट मतलब कि 2 बाइट्स होता है, तो 2 बाइट्स तो कम से कम लगने ही है, ठीक है। कोड यूनिट साइज है ये। तो ये सब क्या चीजें, आप इन चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हो, डीप डाइव कर सकते हो उसमें, और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। सो आई होप गाइज कि आपको मैं समझा पाया हूं यूनिकोड और स्काई कोड के बीच का डिफरेंस, और जावा हमारा क्यों यूनिकोड सिस्टम को यूज करता है ये बता पाया हूं मैं। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक बार यूनिकोड का डॉक्यूमेंटेशन दिखाता हूं। सो गाइज अब ओपन कर लेते हैं अपने क्रोम को और आपको ले चलता हूं यूनिकोड के वेबसाइट पे, डॉक्यूमेंटेशन पे। unicode.org आप अगर टाइप करोगे तो आपको यूनिकोड के होम पे रिडायरेक्ट करेगा ये, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंटेशन और एक्सप्लेनेशन इन्होंने दे रखी है। बट मुझे जो पर्सनली सबसे अच्छा जो इसमें लगता है वो लगता है टेक्निकल FAQs और जनरल FAQs। ये FAQs जब आप पढ़ोगे ना तो लोगों के अंदर क्या डाउट्स आ रही हैं, ठीक है, क्या उनको प्रॉब्लम्स आ रहा है, उनका बहुत ही अच्छे से इन्होंने आंसर्स किया हुआ है। तो उन चीजों को पढ़ सकते हो और अपने भी जो डाउट्स हैं उन्हें क्लियर कर सकते हो। सो गाइज इसे देखो, चेकआउट करो और एक्सप्लोर करो। एंड आई होप कि आपको मैं यूनिकोड, स्काई कोड और इसे कैसे यूज करते हैं ये सब चीजों को एक्सप्लेन कर पाया हूं और आप समझ पाए हो। मैं बार बार बोल रहा हूं, शायद आप इसे इन चीजों को समझ पाए हो। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो पीछे करो और फिर से देखो, ठीक है, क्योंकि इन चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप फील कर सको कि जब हम एक इनपुट एंटर करते हैं तो वो कंप्यूटर के लिए क्या होता है,
ठीक है, एक्चुअली वो किस तरह से उसे ट्रीट कर रहा होता है। इन चीजों को फील करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप चीजों को रिलेट कर पाए। ठीक है, सो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या एंड हैव अ गुड डे।